Hi everyone. Hello G. Hello. A very, very good morning. Am I clearly audible and visible? ऑडिबल विजिबल फटाफट से बताइए। ये देखो हमारा जब से विक्ट्री बैच शुरू हुआ है ना, इतनी स्लाइड्स पढ़ा चुकी हूं मैं। दिख रहे तुम लोगों को? एक बार जरा सा देखो, 852 स्लाइड्स। और हम लोगों ने बेसिक मैथ्स कंप्लीट किया है और 6 चैप्टर्स। यस, 852 स्लाइड्स। आ जाइए, ज्वाइन कीजिए एडवांस क्वेश्चंस की क्लास। ये हमारी वर्क एनर्जी पावर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाई हूं मैं, जिसमें से कुछ पीवाईक्यूज है, कुछ तुम्हारी डीपीपी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और इनको देख के मुझे लग रहा है कि मुझे एक और एडवांस क्वेश्चन के ऊपर क्लास लगानी पड़ेगी वर्क एनर्जी पावर के ऊपर, क्योंकि ये सारे बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोग एक क्लास में कुछ 15 समथिंग क्वेश्चंस ही सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर हमें लगेगा कि भाई अभी और भी क्वेश्चंस डिस्कस करने को हमारे रह गए हैं, तो हम कोई भी चीज छोड़ते नहीं है, हम एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। मंडे को हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स ना शुरू करके हम लोग एक और एडवांस क्वेश्चंस के ऊपर क्लास लगा लेंगे वर्क एनर्जी पावर के ऊपर। बट जैसे भी कंप्लीट करना है, जो भी कंप्लीट करना है, तसल्ली से करना है। मैकेनिक्स है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर इसी को हम लोग सबसे ज्यादा टाइम नहीं देंगे तो हम क्या हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम क्या है? चटक तो नहीं है, चटक तो नहीं है ना? अगर हम चटक होते, अगर हम समझदार होते तो ये चीज तो कभी नहीं करते। बिल्कुल हम मूर्ख हैं, हम बेवकूफ हैं। फ्रिक्शन की आज ही एक्स्ट्रा क्लास लगा रही हूँ 5 बजे, मैं बोल चुकी हूँ। ये देखो, आज सुबह सुबह ही मैसेज डाला था। ये देखो, एक्स्ट्रा क्लास ऑन फ्रिक्शन एट 5 PM। 5 PM के ऊपर एक्स्ट्रा क्लास रख दिए। बोला तो था, तो मैं इसी वीक फ्रिक्शन भी कंप्लीट करवा दूंगी। वेट, तुम्हें क्यों आएगा मैसेज? जो क्लास लगाते, तुम क्लास लगाते हो अड्डा पे? अड्डा पे तुम क्लास शेड्यूल करते हो? तुम्हें बोलूं मैं, प्लीज शेड्यूल अ क्लास। जो क्लास शेड्यूल करती है टीम, उन्हीं को मैसेज जाएगा ना। तो आज हो गया हमारा 26 जुलाई वर्क एनर्जी पावर के ऊपर पहली एडवांस क्वेश्चंस की क्लास। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड सब फ्रिक्शन वगैरह में आता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया है। फ्रिक्शन हम लोग करने वाले हैं आज 5 बजे। Now I'll share the screen with all of you. Let me know if the screen is clearly visible or not. Screen is clearly visible? Visible? एक मिनट, क्वेश्चंस एक बार इसके अंदर डाल दो आईपैड में और फिर शुरू करते हैं। डन 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 डन। चलो, अब टॉपिक से अनरिलेटेड बात नहीं, बढ़िया एडवांस क्वेश्चंस करते हैं हम लोग वर्क एनर्जी पावर के ऊपर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस है तुम्हारी फर्स्ट डीपीपी के, फिर सेकंड डीपीपी के, फिर थर्ड डीपीपी के, फिर पीवाईक्यूज हैं। अब इसको कंप्लीट करने में ये सारे क्वेश्चंस और मैं कवर करवाना चाहती हूँ। अगर एक क्लास में कवर हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो दूसरी क्लास लगाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमें। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये देखो, इन क्वेश्चंस में जरूर से डाउट होगा तुम्हें कि हाँ यार, डीपीपी का ये क्वेश्चन तो पता नहीं कैसा ही था, दी कहाँ से लेके आते हो ये क्वेश्चन। एक बच्ची ने मैसेज किया था कि कल के दी ये वाला क्वेश्चन जरूर से लेना। स्प्रिंग वाले बहुत प्रॉब्लम्स दे दिए ना तुम्हें।
और क्या ही कैसे डिफिकल्ट बनाऊं क्वेश्चंस को? हम्म, देखो, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। फिर इसके बाद कुछ PYQs हैं, और ये भी सारे PYQs नहीं है, कुछ PYQs हैं। तगड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? रेडी? करें? हाँ हाँ, डीपीपी के जो सबसे बढ़िया क्वेश्चंस है वो है। तो अभी बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन तो तुम्हारे पास ये है कि अगर मान लो एक वेक्टर तुम्हारे पास ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अच्छा नहीं, शो करो, ये चीज शो करो। तो ये 32, तो शो करो a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये हम लोगों को शो करना है। यहाँ पर ऑप्शंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमें बस शो करना है कि a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती जब तक मैं a प्लस बी और a माइनस बी को डिफाइन ना कर पाऊँ। तो मान लो अगर मैं a प्लस बी को डिफाइन करती हूँ, तो वो मेरे पास आ गया 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। इसमें मुझे ऐड कर देना है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? ये बच्चों मेरे पास आ गया 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। और अब मान लो अगर मैं a माइनस बी को डिफाइन करूं, तो देखो a माइनस बी तुम्हारे पास ये हो जाएगा। पहले मैं डिफाइन कर रही हूँ a प्लस बी और a माइनस बी, सबसे पहले हम लोग डिफाइन तो कर लें, तभी जाके हम लोग आगे पहुंच पाएंगे। तो ये मेरे पास आ गया 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो एक बार जरा सा देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो डॉट प्रोडक्ट मेरे पास कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। देखें जरा सा ये क्या आ रहा है। तो ये मेरे पास आ गया 12 माइनस 8, सॉरी, ये मेरे पास आ गया 24 माइनस 8 माइनस 16। ये मेरे पास आ गया 24 माइनस 24, 0। मैंने शो कर दिया कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं एक दूसरे से क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। एक दूसरे से ये क्या है? एक दूसरे से ये परपेंडिकुलर है। हाँ जी, मेक सेंस? हाँ, डॉट प्रोडक्ट को 0 करके हम लोग इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो इससे एक रिकाप आना चाहिए कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू दोनों के बीच में 0 होनी चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी तुम्हारी डीपीपी, पहली जो डीपीपी है उसका 7th क्वेश्चन है। अब इसको देख के लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, बट मुझसे क्या पूछा हुआ है ना, मुझे बोला हुआ है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है दो एटम्स के बीच में, उसकी इक्वेशन मेरे पास ये है, वेर एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो मुझे बोला हुआ है कि अगर डिसोसिएशन एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी है जो x इज इक्वल टू इन्फानाइट पे है माइनस द पोटेंशियल एनर्जी जो इक्विलिब्रियम पे है, तो मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। तुम्हें बोला हुआ है अगर डिसोसिएशन एनर्जी इतनी है तो डिसोसिएशन एनर्जी निकालो। तो मैं अभी सिर्फ डिफाइन कर रही हूँ कि मुझे क्या निकालना है। मुझे निकालना है कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर मैं x को इन्फानाइट रखूं, माइनस कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो मुझे निकालनी तो पोटेंशियल एनर्जी है।
तो मैं ऑब्वियस सी बात है सब्स्टिट्यूट करूंगी, आई गो विद द डायरेक्ट अप्रोच कि भैया अगर आपने ये पूछा है तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी, इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी, वन स्टेप एट ए टाइम। ये देखिएगा जरा सा, मैं चलूंगी वन स्टेप एट ए टाइम। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं निकालती हूँ वो वाली पोटेंशियल एनर्जी जो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन मेरे पास क्या है, a डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 12 माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 6। तो देखो अगर मैं x को इन्फानाइट कर दूं, ठीक है, अगर मान लो मैं x को इन्फानाइट कर दूं तो u की वैल्यू 0 आ गई, तो एक चीज तो मेरे पास आ गई, दिस इज 0। डायरेक्ट अप्रोच, ये तो आ गया कि भैया दिस इज 0, ये वाली वैल्यू तो 0 आएगी। अब मेरा सिर्फ एक काम रह गया, और वो एक काम क्या है, अब मुझे देखना है कितनी पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम निकालूंगी ना, कि इक्विलिब्रियम कितने डिस्टेंस के ऊपर है। तो इक्विलिब्रियम है मतलब नेट फोर्स 0 है ना, तो वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, ना वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं रिपल्सिव फोर्स की वजह से। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर एफ की वैल्यू 0 हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं एफ की वैल्यू निकालती हूँ। अब देखो ये जो वर्क डन है या फिर जो एनर्जी है, दिस इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। तो यहां से मेरे पास आ गया कि अगर मुझे फोर्स की वैल्यू निकालनी हो तो वो मेरे पास आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स करके। पहले तो एक बार इसको कंज्यूम होने दो, इसको एक बार जरा सा दिमाग के अंदर जाने दो। हाँ जी, एक बार जरा सा देखिए, इसको एक बार जरा सा दिमाग पे जाने दो। बाकी देखो ये वर्क डन होता है, ये वर्क डन होता है। सो वर्क डन इज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी और डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं। तो ये मेरे पास अगर मैं तो मुझे अच्छे से पता है इक्विलिब्रियम पे फोर्स 0 होगा, क्योंकि मुझे बोला हुआ है, मतलब मुझे निकालना है वो पोटेंशियल एनर्जी जो इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्विलिब्रियम का मुझे डिस्टेंस चाहिए ना, तो मुझे डिस्टेंस में कैसे कैलकुलेट करूंगी, इस कंसेप्ट से कि इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 होगा, तो एफ की वैल्यू 0। और अब यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगी कि जब एफ की वैल्यू 0 है तब एक्स की कितनी वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव डिफरेंशिएशन कर दूं u का, तो देखो u कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, u ये मेरे पास किसका डिफरेंशिएशन आ गया, ये मेरे पास डिफरेंशिएशन आ गया a x की पावर -12 माइनस बी एक्स की पावर -6। इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे x के साथ। सो 0 इज इक्वल टू नेगेटिव। और अब अगर मैं इनका डिफरेंशिएशन करूं तो डिफरेंशिएशन के दौरान क्या होता है कि जो पावर है, जो इनिशियल पावर है मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, और जो हमारी बच्चों फाइनल पावर है एक से कम हो जाती है। इनिशियल पावर मल्टीप्लीकेशन में आ गई और जो फाइनल पावर है वो एक से कम हो गई। तो अब यहाँ पर तुम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हो कि x की कितनी वैल्यू आ रही है। तो तुम यहाँ पर जरा सा देखो, ये तुम्हारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 12a x की पावर -13, 12a x की पावर -13 माइनस 6b x की पावर -7। तो मेरे पास आ गया 6b x की पावर -7। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, 12a x की पावर -13। तो तुम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू अब यहाँ पर निकालो। तो तुम्हारे पास आ गया 6b इज इक्वल टू 12a x की पावर -13 प्लस 7, मतलब क्या, -6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई b डिवाइडेड बाई 2a। x -6 की पावर इतनी आ गई, x -6 की पावर इतनी आ गई। इसका मतलब अगर मान लो मैं पावर को +6 लेफ्ट हैंड साइड पे भी कर दूं, +6 राइट हैंड साइड पे भी कर दूं, तो x की वैल्यू आ जाती है ये। ब्लू में सिर्फ मैथमेटिक्स है, ब्लू में आपकी कोई फिजिक्स नहीं लगी, फिजिक्स खत्म हो गई थी। ये देखो फिजिक्स ये है जो अभी मैं व्हाइट में हाईलाइट कर रही हूँ, कि मुझे यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है वो पोटेंशियल एनर्जी जो इक्विलिब्रियम पे है। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, कि इक्विलिब्रियम पे x की वैल्यू कितनी है। तो मैंने सोचा कि यार इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स 0 होगा, फोर्स हो गया माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो अगर मैं फोर्स को 0 पुट कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कौन सी x की वैल्यू पे फोर्स 0 है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो फोर्स है मेरे पास ये वाली वैल्यू के ऊपर 0 है। एक बार जरा सा देखो, जो मेरे पास फोर्स है, सब सही से सब्सटीट्यूटेड है ना, एक मिनट, उस साइड चला गया, एक मिनट यहाँ वेट, इसको थोड़ा सा यहाँ पर करती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया,
तो मेरे पास आ गया बी एक्स की पावर -7 इज इक्वल टू 2a एक्स की पावर -13। अब मान लो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह अगर मैं +7 कर देती हूँ तो ये आ गया बी एक्स की पावर 0 और ये मेरे पास आ गया 2a एक्स की पावर -6। तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे तुम्हारे पास आ गया x की पावर -6। ठीक है, x की पावर -6 तुम्हारे पास कितना आ गया b/2a। b/2a मतलब दिस इज 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 6। तो अगर x की पावर 6, ठीक है, अगर x की पावर 6 आ गया तुम्हारे पास 2a/b, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a/b की पावर 1/6। हाँ, ये गलती हुई थी। तो x की पावर, ये x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास इतनी। तो मैंने ये निकाल लिया कि कौन सी x की वैल्यू पे, मैंने क्या निकाला है, कौन सी x की वैल्यू पे इक्विलिब्रियम है। ये सारे वो वाले क्वेश्चन है, तुम समझ रहे हो, जो एग्जाम में 3-4 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं ना, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर हो। तो मुझे पता लग गया कि x की वैल्यू जब 2a/b की पावर 1/6 होगी तब वो इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा। तो अब निकाल लो वो पोटेंशियल एनर्जी जो इक्विलिब्रियम पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है a/x की पावर 12 माइनस b/x की पावर 6। सब्सटीट्यूट करो और निकालो तो ये आ गया a डिवाइडेड बाय 2a/b की पावर 2a/b की पावर 2 माइनस b डिवाइडेड बाय 2a/b की पावर 1। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया b² मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय 4a²। ये तुम्हारे पास आ गया -b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। सो व्हाट डज दिस गिव मी, दिस गिव्स मी b² बाय 4a minus b² by 2a which gives me minus b² by 4a। तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस, ये वाली वैल्यू आई 0, ये वाली वैल्यू आ गई -b² by 4a। तो अब तुम लोग यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो 0 माइनस b² by 4a, इसकी वैल्यू कितनी है b² by 4a। अद्भुत क्वेश्चन, मैथमेटिक्स थी। देखो इसमें क्या थी, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स थी। बता दिया शालिनी ने, सब बता दिया, बहुत बार रिपीट करके बता दिया। अब भी नहीं समझ आए तो रिकॉर्डिंग देखना। इसमें फिजिक्स बहुत कम है, तुम देख पा रहे हो यहाँ पर ना, फिजिक्स बहुत ज्यादा कम है और यहाँ पर मैथमेटिक्स ज्यादा है। कि यहाँ पर x की वैल्यू इनफाइनाइट रखूं तो पोटेंशियल एनर्जी तो आराम से 0 आ गई। फिर इक्विलिब्रियम पे 4 से 0 हो गया, तो मैंने सोचा वो वाली x की वैल्यू निकालती हूँ जहां पर 4 से 0 है। तो मेरे पास फोर्स की इक्वेशन चाहिए, तो फोर्स की इक्वेशन मुझे चाहिए, u की इक्वेशन मेरे पास है, इस इक्वेशन से मैं चल दी, फोर्स को 0 सब्सटीट्यूट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई इतनी। तो जब तो मुझे पता लग गया जब x की वैल्यू इतनी है तब वो इन्फिनिटी पे है। तो अब मैं ये वाली वैल्यू निकालने लगी कि x की वैल्यू अगर मैं इतनी रखूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, सब्सटीट्यूट करके आंसर आ गया। ओनली मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा रिपीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, दिस इज सिमिलर टू वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तुम्हें बोला हुआ है कि एक कॉर्ड है, कॉर्ड का मतलब एक स्ट्रिंग, ठीक है, और उसकी हेल्प से हम लोग m मास को d के डिस्टेंस से नीचे लेके जा रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/4। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द कॉर्ड। क्वेश्चन देखना, ये इस तरीके से, मान लो ये मेरे पास एक कॉर्ड है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस m मास को नीचे लेके जा रही हूँ g/4 के एक्सेलरेशन से। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक। तो कॉर्ड के अंदर कौन सा फोर्स है जो ब्लॉक के ऊपर काम कर सकता है, टेंशन। तो बेसिकली तुम लोगों से क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द टेंशन, तो पहले टेंशन निकालो। अब ये चीज हम लोग ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन में कर चुके हैं कि अगर नीचे ए का एक्सेलरेशन हो तो टेंशन मेरे पास कितना आ जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाई g माइनस ए। तो ये मेरे पास आ गया m मल्टीप्लाइड बाई g माइनस g/4। ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई 3mg/4। तो मैं देख पा रही हूँ टेंशन ऊपर लग रही है 3mg/4 की, और ये नीचे गया है d के डिस्टेंस से। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, -3mg/4, -3mg d/4।
क्योंकि मुझसे ये नहीं पूछा हुआ दैट व्हाट इज द वर्क डन, मुझसे ये पूछा हुआ है व्हाट इज द वर्क डन बाय द कॉर्ड। तो कॉर्ड के अंदर कौन सा फोर्स होगा, स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स होगा, टेंशन ना। और ये लॉज ऑफ मोशन में हम लोग कर चुके हैं कि अगर एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है, तो अगर ब्लॉक ऊपर नीचे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो टेंशन इज इक्वल टू mg। अगर ब्लॉक ऊपर a के एक्सेलरेशन से मूव करे, टेंशन इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय g प्लस a। और अगर ये ब्लॉक नीचे a के एक्सेलरेशन से मूव करे, देन टेंशन इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय g माइनस a। तो ये एक बेबी क्वेश्चन हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक बेबी क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट भी है और वर्क डन का कंसेप्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अब यहाँ पर जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगा था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस ना एग्जाम में 2-3 ही आते हैं अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर हो। जैसे तुम्हारा वो वाला क्वेश्चन नहीं था बच्चों अब के बाद 2025 में, जहां पर एक बीकर था और उस बीकर के अंदर इस तरीके से फ्लूइड थी, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन, डू यू रिमेम्बर? वैसे वैसे वैसा दूसरा क्वेश्चन करवा रही हूं अब मैं तुम लोगों को इस क्लास में, वर्क एनर्जी पावर के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है, दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, एक का मास है 2 kg और दूसरे का मास है 8 kg। ये एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और जो ब्लॉक ए है 2.5 मीटर है अबव द ग्राउंड। और ब्लॉक ए के बिल्कुल नीचे एक स्प्रिंग है जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 400 न्यूटन पर मीटर। मैं तो डायग्राम बनाऊंगी भाई, ठीक है, मैं डायग्राम बनाऊंगी। जब तक मैं विजुअलाइज नहीं कर पाऊं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सेम तुम्हारे साथ होना चाहिए। तो एक ब्लॉक यहाँ पर आ गया, एक ब्लॉक मान लो फॉर एग्जांपल इस तरीके से आ गया, दोनों को ये लो सेम लेंथ ले लेती हूँ, ठीक है। तो एक यहाँ पर आ गया मेरे पास 2 kg जो हमारा ए ब्लॉक है, एक ये आ गया मेरे पास 4 kg 8 kg जो हमारा बी ब्लॉक है, ठीक है। अभी जो बी ब्लॉक है ना, इट इज इनिशियली 2.5 मीटर अबव द ग्राउंड, इट इज इनिशियली 2.5 मीटर अबव द ग्राउंड और बिल्कुल ग्राउंड के पास एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। मान लो इस तरीके से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास आ गया 2.5 मीटर, ये मेरे पास कितना आ गया 2.5 मीटर है, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या बोला हुआ है कि अब हम लोग इस सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी हम लोगों को कितनी दे दी, 400 न्यूटन पर मीटर। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 400 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब तुम लोगों से अब और देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है ना, यहाँ पर बोला हुआ है कि एक छोटी सी स्प्रिंग है, मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम ये वाली लेंथ को 2.5 मीटर मान सकते हो कि ग्राउंड से, क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ नहीं गिवन और उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो मान लो इस तरीके से स्प्रिंग कनेक्टेड है, बिल्कुल उसका नॉन सिग्निफिकेंट लेंथ है, सेंटीमीटर्स में उसकी लेंथ है। तो ग्राउंड से के जो डिस्टेंस है वही स्प्रिंग से डिस्टेंस है 2.5 मीटर। अब हम लोग इस सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं, तो अब ऑब्वियस सी बात है 8 kg भारी है, ये नीचे आएगा और ये इस तरीके से ऊपर जाएगा। अब आगे मेरे पास इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइडेड है कि अब ये बी ब्लॉक क्या करता है ना, बी ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करता है और तब तक कंप्रेस करता है जब तक पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट के ऊपर ना आ जाए। अब क्या होगा, ये जो ब्लॉक बी है इस तरीके से नीचे आएगा, देखते जाना। अब ये जो ब्लॉक बी है हमारी स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, मान लो इसने इतनी कंप्रेस कर दी, ठीक है। ब्लॉक बी ने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है अगर ब्लॉक बी ऊपर ब्लॉक बी नीचे आया है तो जो हमारा ब्लॉक ए है इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इतना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बोली मैंने, ये देखो, ठीक है। स्प्रिंग इस तरीके से कंप्रेस हो गई, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। तो क्या मैं यहां पर बोल दूं कि अगर मान लो मैं ब्लॉक बी की बात कर रही हूं तो ब्लॉक बी नीचे मूव कर रहा है कितने डिस्टेंस से, मान लो अगर स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन x है और वही मुझे निकालना है, मान लो जो स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन x है और वही मुझे निकालना है, तो क्या मैं यहाँ पर बोल दूं कि जो ब्लॉक बी है वो नीचे मूव कर रहा है 2.5 प्लस x के डिस्टेंस से।
अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्लॉक बी नीचे मूव कर रहा है 2.5x के डिस्टेंस से, तो हमारा जो ब्लॉक ए है ऊपर गया है 2.5 माइनस x के डिस्टेंस से। हाँ जी, एक बार जरा सा देखिए, इसमें किसी भी तरीके की कोई 2.5 प्लस x के डिस्टेंस से, इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि अगर ब्लॉक बी नीचे आया है अगर 5 मीटर से, तो ब्लॉक ए ऊपर गया है 5 मीटर से। ये वाला डिस्टेंस मान लो 2.5 मीटर था, अब मान लो अगर स्प्रिंग कंप्रेस होगी 1 मीटर से, तो ब्लॉक बी नीचे आया ना 3.5 मीटर से, और ब्लॉक ए ऊपर गया है 3.5 मीटर से। तो अब मुझे यहाँ पर ना यही निकालना है कि यहाँ पर जो स्प्रिंग है कितनी कंप्रेस होगी। और अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बन जाता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का। क्या मैं यहाँ पर बोल दूं कि भैया देखो मैकेनिकल एनर्जी वगैरह कंजर्व्ड होगी, तो अगर स्प्रिंग के अंदर पहले पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं, बाद में एकदम से पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो क्या मैं बोल दूं कि स्प्रिंग के अंदर, क्या मैं बोल दूं स्प्रिंग के अंदर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई होगी जितनी इन ब्लॉक्स की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। डू यू रिमेम्बर द प्रॉब्लम जहां पर एक गाड़ी आती है स्प्रिंग से टकराती है? तब भी मैंने तुम्हें बताया था स्प्रिंग की पूरी की बिकॉज यहाँ पर ये जो गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी की पूरी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है। तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई गाड़ी की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी कन्वर्ट हो चुकी है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहाँ पर वाई एक्सिस में मोशन है, तो मैं बोल दूंगी कि स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं, एकदम से स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि स्प्रिंग के अंदर जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है ना, इन ब्लॉक्स के अंदर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, ताकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहे। ये फिजिक्स था, ये था वो क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब आगे इजी है, अब आगे इजी है, अब आगे किसी भी तरीके की तुम लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत होगी नहीं। बट तुम देखो डायग्राम बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तुम्हें एग्जाम में, तो एग्जामिनर ये चीज सोच के वो क्वेश्चन देगा कि भाई इस बच्चे को लगेंगे यहाँ पर 4 से 5 मिनट। दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपको डायग्राम शायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो तुम देखो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, और ब्लॉक्स के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये मेरे पास हो जाएगा कि ये मेरे पास हो जाएगा कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करी है बी ब्लॉक में, माइनस कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है ए ब्लॉक में। कि मान लो फॉर एग्जांपल इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये नीचे जा रहे हैं, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो 50 जूल से डिक्रीज हो गई, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जा रहे इंक्रीज होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल से इंक्रीज होगी। तो जो नेट पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया 30 का आया ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी इन ब्लॉक्स की डिक्रीज होगी इट इज इक्वल टू कितनी डिक्रीज हो रही है माइनस कितनी इंक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है इसकी, इंक्रीज हो रही है इसकी। अब इसको सॉल्व करो, अब आगे कोई फिजिक्स है नहीं, सब्सटीट्यूट एंड सॉल्व। ये देखिए सब्सटीट्यूट एंड सॉल्व, तो अब मैं अगर इसकी वैल्यू निकाल लूं, सो दिस इज हाफ 400 मल्टीप्लाइड बाय एक्स का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया मास ऑफ बी जी, और कितनी हाइट से ये नीचे आया है 2.5 प्लस एक्स। ये मेरे पास हो गया मास ऑफ ए जी, कितनी हाइट से ऊपर गया है 2.5 प्लस एक्स। तो तुम्हारे पास आ गया 200x का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 प्लस एक्स माइनस 20 टाइम्स ऑफ 2.5 प्लस एक्स। तो ये मेरे पास आ गया 10x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2.5 प्लस एक्स माइनस 2.5 प्लस एक्स, जो मुझे आंसर दे देगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 प्लस एक्स। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो ये मेरे पास आ गया 10x का स्क्वायर इज इक्वल टू 7.5 प्लस 3x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, वो आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा 1.03 मीटर। हेंस ऑप्शन नंबर 3 गिविंग यू द करेक्ट आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मैं तुम लोगों को सिखा चुकी हूँ। x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर मैं ये देखो 10x का स्क्वायर माइनस
3x माइनस 7.5 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू होगी 10, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -7.5। ये देखो सॉल्व कैसे करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यू कैन सॉल्व, जो लिखा हुआ है वही होगा, जो लिखा हुआ है वही होगा, और सब डिटेलिंग में बताया है। ठीक है, ये जरा सा देख लीजिए। बी इतनी हाइट से नीचे गया तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ, ए इतनी हाइट से ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आ गया। कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, माइनस कितनी इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन देखना। अब ये हम लोग आगे हैं बच्चों अब डीपीपी 2 में। देखो कितने क्वेश्चंस हुए हैं, आधा घंटा हो चुका है क्लास को, कितने क्वेश्चंस हुए हैं, 1 2 3 4, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक और क्लास लगा लेंगे एडवांस क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नीट का हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, 2-3 ही क्वेश्चन ऐसे आएंगे सारे के सारे चैप्टर्स को मिला के। बट हमें तो ऐसे क्वेश्चन, बट हम लोगों ने एडवांस क्वेश्चन की क्लास इसी पॉइंट से तो रखी है कि डिस्कस कर लेंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस ही हैं ये जो एडवांस क्वेश्चंस की हर सैटरडे को लग रही है ना। व्हाट टू डू, व्हाट वी गॉट टू डू। 2 kg का ब्लॉक है, 2.5 मीटर की हाइट से गिरा एक स्प्रिंग के ऊपर, जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है इतनी। तो अब तुमसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन कितने का आएगा। देखो मान लो फॉर एग्जांपल ग्राउंड से कनेक्टेड इस तरीके से एक स्प्रिंग है, ठीक है। एक ब्लॉक है यहाँ पर 2 kg का, जो गिरता है 2.5 मीटर से, और फिर ये महाराज क्या करते हैं, फिर ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं। ये कंपैरेटिवली अब तुम्हें इजी लगेगा, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है इस क्वेश्चन का और लास्ट क्वेश्चन का, बस वहां पर पुली वुली मैंने थोड़ा सा ज्यादा वो कर दिया, बट ठीक है, क्या दिक्कत है। तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, अब ये जो स्प्रिंग है x के डिस्टेंस से कंप्रेस हो गई, और अब ये जो 2 kg का ब्लॉक है यहाँ पर आ चुका है। तो तुमसे यही पूछा हुआ है कि जो स्प्रिंग है कितने डिस्टेंस के साथ कंप्रेस होगी। तो दोबारा से बच्चों सेम कंसेप्ट, स्प्रिंग पहले कंप्रेस्ड नहीं थी, अब x के डिस्टेंस से कंप्रेस हो गई। कहां से आई है पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या मैं बोल दूं कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ब्लॉक की डिक्रीज हुई है, विच इज mg मल्टीप्लाइड बाय कितनी हाइट नीचे आया है, इट इज इक्वल टू स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की कितनी डिक्रीज हुई है, mg मल्टीप्लाइड बाय कितने हाइट नीचे आया है। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी इंक्रीज होगी, हाफ के x का स्क्वायर। बस ये x निकालना है तुम लोगों को दोबारा से। सारी चीजें और प्रोवाइडेड है। mg हो गया 20 इंटू 2.5 प्लस x इज इक्वल टू 200 x का स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया 50 प्लस 20x इज इक्वल टू 200x का स्क्वायर। तुम्हारे पास आ गया 20x का स्क्वायर, 20x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। दोबारा से आगे तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊं, वो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्यों करेंगे, वी ऑलरेडी डिड दैट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन खूब सॉल्व करी हम लोगों ने, मैं तुम लोगों को यहां तक लेके आ सकती हूँ। मेक सेंस। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में एग्जैक्ट सेम चीज की थी, अगर तुम लोग ध्यान दो ना, लास्ट वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एग्जैक्ट सेम चीज की थी, बस यहाँ पर एक पुली प्रॉब्लम भी आ गया। और पुली का बस ये सिग्निफिकेंस था, एक ब्लॉक नीचे जा रहा है, एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है। यहाँ पर भी तो यही हो रहा था, स्प्रिंग एक्स के डिस्टेंस से कंप्रेस हो रही थी। तो मैंने बोला कि स्प्रिंग के अंदर जितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इन ब्लॉक्स के अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो जो नेट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इट इज इक्वल टू इसकी कितनी डिक्रीज हो रही है माइनस इसकी कितनी इंक्रीज हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी डिक्रीज होगी, mg मल्टीप्लाइड बाय कितने हाइट से नीचे आया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, mg मल्टीप्लाइड बाय कितने हाइट से ऊपर गया। एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट,
लेवल देखो कि सेम कंसेप्ट के ऊपर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है। अब ये वाला एक और क्वेश्चन देख लो, तुम्हारे स्प्रिंग से एसोसिएटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है मैं तो कवर कर ही रही हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन ये है कि 2 kg का ब्लॉक है, 30 डिग्री स्मूथ इंक्लाइन से स्लाइड डाउन करता है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर और ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है, ठीक है। तो तुम ये बताओ इस स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आया होगा। तो डायग्राम बनाओ बालकों, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना दोगे तो विजुअलाइज हो जाएगा। और अब बिकॉज ये तीसरा रिपीटेशन है जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये कंपैरेटिवली इजी होना चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर इस तरीके से स्प्रिंग थी, ठीक है, यहां से ब्लॉक गिरना शुरू हुआ, हाइट कितनी आ गई, हाइट मान लो इसकी हाइट आ गई 4 मीटर, इसकी हाइट कितनी आ गई, इसकी हाइट आ गई 4 मीटर। अब ये गिरता है और स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है, तो ये स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेगा, दैट इज व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। जो स्प्रिंग है इट इज प्लेस्ड एट द बॉटम अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है, रुको ऐसे कर देती हूं मैं ये, ठीक है। मान लो इस तरीके से छोटी सी स्प्रिंग थी, तो अब ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो गई मान लो इस तरीके से एक्स के डिस्टेंस के साथ, ठीक है, एक्स के डिस्टेंस के साथ कंप्रेस हो गई। मतलब मान लो पहले यहां पर होती थी, अब ये इस तरीके से एक्स के डिस्टेंस के साथ कंप्रेस हो गई। तो फिर बाद में अब तुम यहाँ पर दोबारा से लिखो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग में उतनी ही इंक्रीज हुई है जितनी पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक की डिक्रीज हुई है। पहले तो भैया ये समझो, क्योंकि अब ये बहुत बहुत बार रिपीट हो चुका है। देखो, ठीक है, और इसको ना रुको, स्प्रिंग ये अच्छे से अगर मैं बना दूं, क्योंकि इन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है इट इज प्लेस्ड एट द बॉटम अलोंग द इंक्लाइन। रुको, मान लो ऐसे होती थी ये स्प्रिंग, ठीक है, और ये जो स्प्रिंग है अब ऐसे कंप्रेस हो गई, ब्लॉक हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, ब्लॉक हमारा यहाँ पर आ चुका है। और पहले ये जो स्प्रिंग है मान लो ऐसे होती थी, ऐसे होती थी। तो बच्चों क्या मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला डिस्टेंस x है, तो ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेरे पास 30 डिग्री गिवन है। ये देखो और अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं कि ब्लॉक यहाँ पर कितनी हाइट से फॉल करा है, ब्लॉक यहाँ पर कितनी हाइट से फॉल करा है, 4 मीटर से नहीं फॉल करा, 4 मीटर से नहीं फॉल करा है ये 4 मीटर में से ये वाला पोर्शन हटा दो तो ये ऑपोजिट है। ये देखो दिस इज x, मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये h है, दिस इज 30 डिग्री, तो आई कैन से ना साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाई एक्स। तो ये वाली h की वैल्यू कितनी आ गई, x साइन ऑफ 30 डिग्री, बोले तो कितना, बोले तो तुम्हारे पास x बाई 2। तो ये इसका मतलब ये कितनी हाइट से गिरा है, कितनी हाइट से गिरा है, 4 माइनस एक्स बाई 2। एक बार जरा सा देखिए ये कितनी हाइट से गिरा है, 4 माइनस एक्स बाई 2, और खत्म। दोबारा अब लिख दो कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में इंक्रीज हुई है इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की डिक्रीज हुई है इट इज इक्वल टू उसका मास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कितनी हाइट से वो फॉल करता है। अब यहां से तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड गेट टू द आंसर। तो के की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पर कितनी हो गई, के की वैल्यू हो गई मेरे पास 1000, एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, मास ऑफ द ब्लॉक मेरे पास कितना हो गया 2। ये देखो अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, यहां तक पहुंचाना मेरा काम।
सो 500x का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। तो बच्चा जी ये तुम्हारे पास कितना आ गया, 25x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाई 2। तुम्हारे पास आ गया 25, तुम्हारे पास आ गया 50x का स्क्वायर। 50, अब ये मैथमेटिक्स कर रही हूँ, 50x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। 50x का स्क्वायर प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो, ये तुम्हारे पास बन गई क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की वैल्यू आ जाती है 0.39। बता तो दिया x बाई 2 कैसे आया, लास्ट बार बता रही हूं। ये 4 मीटर है, ठीक है, ये 4 मीटर है। हमारा जो ब्लॉक है यहां से लेके यहां तक नहीं आ रहा, वो क्या करता है, इस स्प्रिंग को x के डिस्टेंस के साथ, ठीक है, x के डिस्टेंस के साथ मान लो कंप्रेस कर देता है। और मान लो ये देखो, रुको, ये क्या करता है, x के डिस्टेंस के साथ इसको कंप्रेस कर देता है। तो मान लो अगर ये x है, ठीक है, ये वो स्मॉल h है, कि क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में तो मुझे वर्टिकल हाइट चाहिए ना, एंड दिस इज 30 डिग्री। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, x साइन ऑफ 30 डिग्री विच इज x बाई 2। देखो ये 4 मीटर से थोड़ी फॉल कर रहा है, वो यहां से लेके यहां तक फॉल कर रहा है, यहां से लेके यहां तक नहीं कर रहा, यहां से लेके यहां तक कर रहा है। सो इट तो 4 माइनस समथिंग होगा ना। तो स्प्रिंग पहले यहां पर थी, फिर यहां पर आ गई, एक्स के डिस्टेंस से कंप्रेस हो गई। तो लेकिन मुझे तो इससे एसोसिएटेड हाइट चाहिए ना, क्योंकि मुझे ये निकालना है ब्लॉक की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितने से कम हुई है। सो दैट गिव्स मी एक्स बाई 2, दैट गिव्स मी व्हाट, दैट गिव्स मी एक्स बाई 2। एक से एक क्वेश्चन है। ये जरा सा देखिए, मजा आया तुम्हें क्वेश्चंस को डिस्कस करके कि दी यही वो क्वेश्चंस थे ना जो डीपीपी में जिनमें दिक्कत आ रही थी, यही थे ना वो क्वेश्चंस। और ये मेरे बिना कर लेते, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक्चुअली में एडवांस्ड क्वेश्चंस हैं। बच्चों हम लोग क्लास में इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दैट वी सॉल्व क्वेश्चंस व्हिच आर सिमिलर टू 80% ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट हम सिर्फ पीवाईक्यूज को थोड़ी टारगेट करेंगे, है ना, हमें थोड़ा सा एडवांस अगर डिस्कशन करेंगे ना, एडवांस डिस्कशन, तो जो नॉर्मल डिस्कशन है, जो पीवाईक्यू का डिस्कशन है, वो तुम लोगों को इजी लगने लग जाएगा। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, ठीक है, एक मिनट, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। पीवाईक्यूज में कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम पे लेके नहीं आई हूँ क्योंकि सारे बड़े चोंगू थे, तो आई कैन नॉट गिव यू एन एग्जांपल। बट एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है जो हमारे क्लास के ही क्वेश्चन से डिफिकल्ट हो, लीव अलोन एडवांस क्वेश्चन की क्लास से। एक से एक धनुधर क्वेश्चंस। अब देखना, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है कि एक छोटी सी बॉल है 0.5 kg की, जिसको हम लोग वर्टिकल सर्कल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। अब तुमसे पूछा हुआ है कितनी हाइट पे जाके ये रेस्ट के ऊपर आ जाएगी, मतलब कितनी हाइट पे जाके इट विल लीव द वर्टिकल सर्कल। दोनों बोल सकते हो, कितनी हाइट पे जाके वर्टिकल सर्कल को लीव कर देगी। तो ये मेरे पास आ गया 0.5 kg की बॉडी। तुम देखो नंबर 1 इंस्टिंक्ट मेरा हमेशा डायग्राम बनाने का होता है, बार बार कौन क्वेश्चन पढ़ेगा। तो 0.5 kg की बॉडी है, बॉटम से मैंने प्रोजेक्ट कर दी 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, रेडियस नहीं गिवन, एक मिनट, रेडियस नहीं गिवन, चलो गिवन होता तो थोड़ा सा बढ़िया होता। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये है वो h की हाइट, मान लो फॉर एग्जांपल ये जो हमारी बॉडी है यहाँ पर आके वर्टिकल सर्कल को लीव कर देती है,
यहां पर आके वो रेस्ट पे चली जाती है, तो ये वाली हाइट निकालनी है। तो क्या है, ये आ गया इनिशियल पॉइंट, ये आ गया फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो मैं बोल दूंगी जितना भी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आया है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा। क्यों? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो डिक्रीज तो पूरा हो गया, डिक्रीज तो पूरा हो गया। सो ये आ गया मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना आ गया, mgh, जो मुझे दे देता है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय h। 0.5 से 0.5 कट गया, तुम्हारे पास आ गया 50 इज इक्वल टू 10h। h की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 5 मीटर। अब कितना इंक्रीज डिक्रीज करेंगे? हैव आई मेड ऑल ऑफ यू सॉल्व इनफ क्वेश्चंस? मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन एक बार जरा सा देख लीजिए। काफी क्वेश्चंस अब हम लोगों ने इसके ऊपर सॉल्व कर दिए हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कोलिजन्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले कुछ तुम लोगों को पीवाईक्यूज पहले करवाती हूँ। कोलिजन्स के अलावा जो भी पीवाईक्यूज है ना जो मैं करवाना चाहती हूँ, उनको एक बार जरा सा मैं पहले करवा देती हूँ, फिर कोलिजन्स पे चलते हैं, कोलिजन्स और पावर के ऊपर। 9 बजने वाले हैं, बाप रे। 2006 का क्वेश्चन है ये, डू नॉट माइंड द ईयर। ठीक है, ईयर को माइंड मत करना। जो जैसे क्वेश्चंस हम लोगों ने नहीं किए हैं वैसे क्वेश्चंस में इस क्लास में लिखे आई हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन देखना, तुम्हें बोला हुआ है 3 kg की बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। तो बताओ इस फोर्स ने कितना काम किया है 2 सेकेंड में? तो मैं बोल दूंगी इस फोर्स ने कितना काम किया है 2 सेकेंड में, इट इज इक्वल टू कितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी 2 सेकेंड में इंक्रीज हो जाती है। कितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी 2 सेकेंड में इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए तो वेलोसिटी की इक्वेशन निकालो, तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी ds/dt करके। तो डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो ओरिजिनल पावर मल्टीप्लीकेशन में फाइनल पावर 1 से कम, ये आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन। तो अब तुम यहाँ पर वेलोसिटी 0 सेकेंड पे निकाल सकते हो, 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 सेकेंड के ऊपर कितने हो गई, 0। और तुम यहाँ पर वेलोसिटी अब 2 सेकेंड पे भी निकाल सकते हो, विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। तो अब काइनेटिक एनर्जी भी 2 सेकेंड पे निकाल सकते हो, विच इज हाफ mv²। तो ये आ गया हाफ, मास की वैल्यू आ गई 3, वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया 4/3 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आया, ये मेरे पास आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। तो ये बचा मेरे पास 3, ये मेरे पास बन गया 16/6, ये मेरे पास बन गया 8/3। तो देख देख लो 0 सेकेंड पे इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, देखना 0 सेकेंड पे इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, 2 सेकेंड पे इतनी काइनेटिक एनर्जी है, तो 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितना काम हुआ है, 8/3 जॉउल। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये सबसे अच्छे पीवाईक्यूज हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम ना, सिंपल वे से निकालो ना, एक्सेलरेशन वैक्सेलरेशन से क्यों निकालना है, सिंपल वे से वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालो कि मास तुम्हारे पास है ही, अब वेलोसिटी भी अगर तुम लोग निकाल लो तो उतना ही काम हुआ है 2 सेकेंड में जितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है 0 से 2 सेकेंड में। एक और अगर मान लो मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करूं, ठीक है, लेट मी ऐड अनदर क्वेश्चन। तो मान लो मैं ये वाला क्वेश्चन ऐड करती हूँ कि बॉडी की जो वेलोसिटी है ना उसकी पोजिशन पे ऐसे डिपेंड करती है। ठीक है, तो तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है व्हाट इज द वर्क डन ऑन द बॉडी, व्हाट इज द, ये निकालना क्वेश्चन, आंसर निकालना, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द बॉडी as it moves from as it moves from x is equal to 4 to x is equal to 9 मीटर। करो ये सॉल्व, ये आपके पीवाईक्यूज का लेवल है, करिए सॉल्व, आई विल बी बैक।
हाँ जी, मुझसे पूछा हुआ है कितना काम हुआ होगा बॉडी के ऊपर जब वो x इज इक्वल टू 4 से x इज इक्वल टू 5 तक जाता है। भैया वर्क एनर्जी थ्योरम, बॉडी के ऊपर उतना काम हुआ है जितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है ना। वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज अगर कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी और मास नहीं गिवन, तुम लोगों ने पता नहीं कैसे आंसर निकाला है, भगवान जाने। मास ऑफ द बॉडी मान लो मैंने दे दिया 2 kg, भगवान जाने कैसे आंसर निकाला है। तो अगर मान लो मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, वो वेलोसिटी की बात करूं जो चार के डिस्प्लेसमेंट पे है, तो वो मेरे पास आ गया 2√4 2 मीटर पर सेकेंड, 2 ने 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ mu², ये मेरे पास आ गया हाफ, मास आ गया 2, u² आ गया 4 का स्क्वायर 16 जूल। अब अगर मैं वो वेलोसिटी निकालूं जो x इज इक्वल टू 9 पे है, ये आ गया 2√9, बोले तो 6 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। तो ये हो गया मेरे पास हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 का स्क्वायर, बोले तो 36 जूल। तो तुम देख पा रहे हो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आया है 20 जूल का, मतलब बॉडी के ऊपर काम कितना हुआ है, 20 जूल का। अच्छा, m की टर्म्स में निकाला, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो ठीक है, क्योंकि 10 मल्टीप्लाइड बाय m 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ना ये वाले क्वेश्चन के ऊपर एक बार जरा सा वापस चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के कंसेप्ट के ऊपर लेट मी मेक अनदर क्वेश्चन, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना एक सिस्टम की, जो पोटेंशियल एनर्जी है एक सिस्टम की, दैट इज 4x का स्क्वायर माइनस 8x का क्यूब। ये कंपेरेटिवली तुम लोगों को मे बी इजी लगे, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस what should be the distance between the particles, what should be the distance between two particles, this is a system of two particles, this is a system of two particles, ठीक है। और उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर इस तरीके से वेरी कर रही है। सो व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, एक मिनट, what should be the distance between the particles when they are in equilibrium with one another, when they are in equilibrium। ये कंसेप्ट था हमारे इस क्वेश्चन का। सो एक और बार रिपीट हो जाएगा इस क्वेश्चन की हेल्प से, तो दोबारा से सुन लेना। कितना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों पार्टिकल्स के बीच में सच दैट वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स है वो 0 हो जाए। तो तुम देखो ना बच्चों, जो वर्क डन होता है वो आ गया F.dx। तो एक काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है, तो दैट इज द रीजन दिस इज इक्वल टू माइनस द पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे पास आ गया ना F, मेरे पास कितना आ गया, माइनस du/dx। दिस इज व्हाट, एक मिनट, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो छोटा सा डिक्रीज हो तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ से फोर्स कितना आया, फोर्स मेरे पास आ गया माइनस du/dx, और ये रिपीट हो गया हमारे इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। तो अगर मुझे वो डिस्टेंस निकालना है जब पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम पे हैं, मतलब मुझे माइनस du/dx की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी है, मतलब अगर वो इक्विलिब्रियम पे हैं दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर मान लो मैं इसको आगे सॉल्व कर दूं, तो मुझे नेगेटिव डिफरेंशिएशन करना है 4x² माइनस 8x³ का, ये आ गया मेरे पास dx, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो 4x² का डिफरेंशिएशन आ गया 8x, माइनस 8x³ का डिफरेंशिएशन आ गया माइनस 24x²।
तो तुम्हारे पास आ गया 24x का स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। 24x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तुम्हारे पास आ गया 24x इज इक्वल टू 8 और यहां से x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 1/3 मीटर। ये इजी लगा होगा, ये इजी लगा होगा, रिपीटेशन हो गया, समझ रहे हो? ये इजी क्यों लगा होगा? क्योंकि रिपीटेशन हो गया। ईपी, चलो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा ईपी देख के अच्छा लगा। तो कोलिजन से पहले वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब एक बार जरा सा ये वाला क्वेश्चन भी देखना, ठीक है? तुम्हें बोला हुआ है एक पार्टिकल है 10 केजी का, एक सर्कल में घूम रहा है जिसके रेडियस की वैल्यू है 6.4 मीटर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है? तो तुम्हें बोला हुआ है कि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो अगर काइनेटिक एनर्जी इतने जूल से इंक्रीज कर जाती है एट द एंड ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन, ठीक है? तो मैं चलूंगी वर्क एनर्जी थ्योरम से कि जितना भी इस पार्टिकल के ऊपर काम हुआ है उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो पार्टिकल के ऊपर कितना काम हुआ है? पार्टिकल के ऊपर काम हो गया, कितना टेंजेंशियल फोर्स लगा मल्टीप्लाइड बाय कितने डिस्टेंस तक, काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हो चुकी है कितने से? 8 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल से। तो तुम देखो ना, अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूं, ये मेरे पास टेंजेंशियल फोर्स की बात करूं, तो ये मेरे पास आ गया मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मुझे निकालना है और सिंस बॉडी ने 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए हैं तो डिस्टेंस आ गया मेरे पास 4πr। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगा है ना। तुम देखो यहाँ पर वेलोसिटी, यहीं पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ पर वेलोसिटी, यहीं पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मैं बोल सकती हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगा है जब तक बॉडी उसके एक्शन के अंडर 4πr का डिस्टेंस कवर करती है। तो ये आ गया टेंजेंशियल फोर्स जिसके एक्शन के अंडर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जो काम किया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ने, टेंजेंशियल फोर्स ने, वो है इतना, उतने से ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई। अब सारी चीजें प्रोवाइडेड है, जो नहीं प्रोवाइडेड है वही पूछा हुआ है। मास की वैल्यू आ गई 10 ग्राम, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, ये मेरे पास आ गया 4π मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस, 4π मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस, तो ये मेरे पास आ गया 6.4 सेंटीमीटर्स, मतलब 6.4 मीटर्स। दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो देखो 10⁻⁻⁴ यहां से इस तरीके से कैंसिल आउट हो गया। तुम्हारे पास आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय 4π मल्टीप्लाइड बाय 6.4 इज इक्वल टू 8। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू ए आ गई 8 डिवाइडेड बाय 4π इंटू 6.4। अब ये वैल्यू निकाल लो, तो ये मेरे पास आ गया 8 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 6.4, ठीक है? तो तुम यहां पर देख पा रहे हो ये आ गया तुम्हारे पास 2, ठीक है? और इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये आ गया 1, ये आ गया मेरे पास 3.2। सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 3.2। अब वैल्यूज बहुत ही आसपास है तो पूरा निकालना पड़ेगा। 314, एक मिनट, 314,320 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ गया 000, रुको ऐसे करती हूँ, 314 को 32 से करती हूँ, ठीक है? तो ये तुम्हारे पास आ गया 628 और ये तुम्हारे पास आ गया 942, ये आ गया तुम्हारे पास 8489। तो ये मेरे पास 9.8, 1 डिवाइडेड बाय 9.8। तो 1 डिवाइडेड बाय 9.8 तो 0.1 के ही आसपास होगा, 0.1 के ही आसपास होगा। देखो दिस इज 10/98, 98 को 10 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 0.0198, ये आ गया 2, ठीक है? 0,
देख रहे हो? तो 0.1 के करीब ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। मुझे पता नहीं है इसका आंसर क्या है, देखें 0.1 ही होना चाहिए। देख लेती हूँ एक बार, आंसर्स मुझे याद नहीं है बट होना यही चाहिए। 888 यस 0.1 0.1 देख रहे हो? ये जो सबसे अभी सिर्फ यही गिने चुने पीवाई क्यूज है। देखो ये 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने तुम्हें करवा दिए, ठीक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है। सिर्फ 3 पीवाई क्यूज हैं जो मुझे लग रहा है दे आर वर्थ डिस्कसिंग इन दी क्लास। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर देखना, अगेन इजी क्वेश्चन बट ये टाइप हम लोगों ने किया नहीं किया है क्लास में, तो ये टाइप कर रहे हैं अभी। तुम्हें बोला हुआ है बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी और एच की हाइट से गिरती है, और बॉडी के पास उतनी काइनेटिक एनर्जी आती है दैट इट इज जस्ट इनफ टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर कैपिटल डी। कि एच की हाइट से बॉडी गिरी, यहां पर आई, और वो जस्ट मतलब उसके पास उतनी एनर्जी थी जितने रिक्वायर्ड है वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना है कि अगर इसका डायमीटर कैपिटल डी है, ये वाली हाइट एच है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो मैं सबसे पहले जेन्युइन बेसिस पे चलूंगी कि भैया देखो, बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन तब कंप्लीट करेगी अगर यहां पर वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ 5g कैपिटल आर, और अगर कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी और अगर वो एच की हाइट से गिरती है तो यहां पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2gh। तो अगर इट जस्ट कंप्लीट्स अ सर्कल, इसका मतलब बॉडी ने एच की हाइट से गिर के उतनी वेलोसिटी गेन की है विच इज इनफ टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तुम्हारे पास आ गया 2h इज इक्वल टू 5r, तो h की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 5r/2। 5r/2 तो ये मैंने रेडियस की टर्म्स में निकाली है। ऑप्शंस डायमीटर की टर्म्स में, तो लिखो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 5d/4। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बट एक टाइप था जो मैं डिस्कस करना चाहती थी। देखो ठीक है, अभी जितने भी अतरंगे क्वेश्चंस हो सकते थे बच्चों, ठीक है, आई बिलीव यहाँ पर हम क्लास को एंड कर सकते हैं। जितने भी अतरंगे क्वेश्चंस हो सकते थे कोलिजन्स और पावर को छोड़ के, वो मैंने तुम लोगों को क्लास में करवा दिए हैं। अगर तुम लोग चाहते, अब मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्यादा फोकस करें कोलिजन्स और पावर के ऊपर। तो अगर तुम चाहते हो कि दी अभी क्लास मत एंड करो, तो तुम लोग डीपीपी को देख के, DPP 1 और DPP 2 को देख के अगर कोई क्वेश्चन है जो तुम लोग चाहते हो मैं क्लास में लूं, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। यू ऑल कैन टेल मी, बट कोलिजन्स और पावर टारगेट करेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट एडवांस क्वेश्चन की क्लास में, है ना। सबसे मस्त क्वेश्चन यू वाला था। क्वेश्चन 14 ऑफ DPP 2, एक एक करके, अभी एक क्वेश्चन चुन लिया, अब मैं नहीं देख रही हूँ। क्वेश्चन 14 ऑफ DPP 2, ओके, और बताओ। DPP 4 नहीं, DPP 1 और 2 में से पूछा हुआ है। 14 ले लूंगी, और 8 ऑफ DPP 1, बहुत सारे बच्चों ने बोला है, ठीक है। कैलकुलेशंस है बच्चों, और कुछ नहीं है ये वाले में। लॉज ऑफ मोशन के ऊपर नहीं है सान्या ये क्लास। क्वेश्चन 2 ऑफ DPP 2, बहुत तगड़ी भूख लग गई भाई। क्वेश्चन 2, वाह, क्वेश्चन 2 डिस्कस हो चुका है स्नेहा, क्लास में लेट आई हूँ। फिक्सी और फॉरिक्स मेरी 2 छोटी छोटी बिल्लियां हैं जो बच्ची पूछ रही थी अभी। अब ये वाले क्वेश्चंस देख लो जरा सा, वेट। एक तो ये आ गया और एक ये आ गया।
इसको स्क्रीन पे एडजस्ट कर रही हूँ. I have shared these screenshots. चलो आ जाओ, डिस्कस करते हैं. ठीक है, एक बार ना बस मुझे पानी पी के आने दो. Let me have some water. We are going to discuss both questions then. हाँ जी, ऑडिबल विजिबल. एक्स्ट्रा क्लास है, बिल्कुल है बच्चों, बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास है 1 घंटे की. तुम ये 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर तुम लोग चले जाना. अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई. तो ये वाला क्वेश्चन ये है, अ बीड इज अटैच्ड टू दी अ बीड इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग. ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए पहले मैं सिचुएशन देख लूं, मास वास बाद में देखेंगे. तो एक बीड स्प्रिंग से अटैच्ड है जो फिक्स्ड है एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ वर्टिकल रिंग. ओके, डायग्राम बनाते हैं. तो मान लो ये मेरे पास इस तरीके से एक रिंग आ गई, और यहां से और कुछ भी गिवन है क्या, और इसकी नेचुरल लेंथ 1.5 मीटर है स्प्रिंग की. तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट से अटैच्ड है. ठीक है, ये 1.5 मीटर की इसकी लेंथ है, जो रेडियस है इसका 2.5 मीटर है. ठीक है, अब मुझे क्या बोला हुआ है, मुझे बोला हुआ है the bead is initially fixed at the bottom point of the ring and then released from the rest and allowed to move along the ring. और ये जो स्प्रिंग है हमेशा इस बीड से स्ट्रेच रहेगी. ओ, assume the spring always stays stretched and moves with the bead. And moves with the bead. So the question is, कितने मैक्सिमम वर्टिकल हाइट के ऊपर ये जो बीड है, कितने मैक्सिमम वर्टिकल हाइट के ऊपर ये जो बीड है वो मूव करेगा. ठीक है, वो मूव करेगा बिफोर इट कम्स टू रेस्ट अगेन. स्प्रिंग विच इज फिक्स्ड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, ये हो गया. ठीक है, ओके ओके. द बीड इज इनिशियली फिक्स्ड एट द बॉटम पॉइंट ऑफ द रिंग. स्ट्रेच कैसे है, ये इससे कनेक्टेड है कि नहीं है. हाँ, अटैच तो है, अटैच तो है. तो अगर मान लो बच्चों ये अटैच्ड है ना, एक मिनट, अगर ये अटैच्ड है तो देखो ये तो आ गया. अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन को ही समझ रही हूँ कि अगर बीड नहीं होता तो ये होता. ठीक है, अगर बीड नहीं होता तो ये होता. अब यहाँ पर ये जो बीड है इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है, जो बीड है इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है. ठीक है, मतलब इसकी स्ट्रेचिंग हो रखी है 8 मीटर से, क्योंकि जो मेरे पास सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 2 मीटर.
ये बीड इससे कनेक्टेड है। अब ये जो बीड है कुछ वर्टिकल हाइट से राइज करता है, ठीक है। अब मान लो ये जो बीड है ये किसी मान लो किसी वर्टिकल हाइट से राइज करता है, ठीक है। इस तरीके से किसी वर्टिकल हाइट से राइज करता है और फिर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाती है। तो मुझे ये वाली एच हाइट निकालनी है, ठीक है। तो मान लो अगर इसके अंदर जो कंप्रेशन है पहले अगर वो 4 का था, ये कैसे सॉल्व होगा? रुको, हैव आई ड्रॉन द रॉन्ग डायग्राम। बीड 0.5 kg का स्प्रिंग से bead is initially fixed at the bottom point of the ring, करके ये ऊपर गया, एच की हाइट से ऊपर मूव कर गया, ठीक है। और अब इसका ओके 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 हम डायरेक्ट अप्रोच लेते हैं, देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं होता है, वरना फिर मैं सोल्यूशन को थोड़ा सा देख के आई टेक इट्स हेल्प। तो अभी स्प्रिंग इस तरीके से 4 मीटर से स्ट्रेच है, जब इस तरीके से बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, फिर बाद में एच की हाइट से राइज कर गया। तो जब भी एच की हाइट से राइज कर गया ये कितने डिस्टेंस के साथ स्ट्रेच्ड है? दिस इज 2, दिस इज 2, रुको ये अब इतने डिस्टेंस के साथ स्ट्रेच्ड है। कैन आई कैलकुलेट द एंगल? देखो कंसेप्ट तो ये है, रुको, कंसेप्ट तो हमारे पास ये है, मान लो उसके बाद ये एक्स के डिस्टेंस के साथ स्ट्रेच्ड है। तो अभी मेरे पास कंसेप्ट ये है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। तो पहले जितनी मैकेनिकल एनर्जी बाद में उतनी मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर मान लो मैं इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी निकालती हूँ तो हमारी बीड की कोई एनर्जी नहीं है, ना काइनेटिक एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन हमारी ये जो स्प्रिंग है ना वो 4 मीटर के साथ स्ट्रेच्ड है। और अगर मैं फाइनल मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं तो हमारा जो बीड है एच की हाइट से रेज हो चुका है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ गई, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ गई, और स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेचिंग इतनी आ गई। रुको रुको, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर दोनों को अगर मैं इक्वलाइज कर दूं तो मेरे पास आ गया हाफ के 4 का स्क्वायर विच इज 8k इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ के x का स्क्वायर। आई हैव 2 वेरिएबल्स, आई नीड 1 मोर इक्वेशन। रुको सोल्यूशन देखने दो इसका। Fourteenth question, border spring is stretched by 2 minus 1.5. 2 minus 1.5 क्यों आएगा? स्प्रिंग पहले 0.5 मीटर से क्यों स्ट्रेच्ड है? सेंटर पे थोड़ी है ये। सेंटर पे थोड़ी है ये। A bead is attached to a spring. रुको डायग्राम दोबारा से बनाते हैं, इसका पता नहीं क्या ही घटिया सा सोल्यूशन दिया हुआ है।
बॉटम मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ठीक है ठीक है। स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग इन्होंने 2 - 1.5 क्यों बताई हुई है? अगर बीड मेरा नीचे है तो स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग 4 - 1.5 होनी चाहिए, क्योंकि उसकी नेचुरल लेंथ 1.5 है। हाय हाय, ये क्या दिया हुआ है? रुको बच्चों, जस्ट वेट। ओ यार, एंगल शंगल अगर कुछ गिवन होता ना। एक और बार ट्राई करते हैं, वरना इस क्वेश्चन को फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लेती हूँ, ठीक है। We just have to be direct. That is the only way of solving a question. ठीक है, तो बीड 0.5 kg का एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, विच इज फिक्स्ड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल रिंग। तो ये मेरे पास स्मूथ वर्टिकल रिंग है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से बीड कनेक्टेड है, और ये बीड इट इज इनिशियली फिक्स्ड एट द बॉटम। ये देखो, डायग्राम तो यही बनेगा, ऐसे आ गया, ठीक है। बीड इनिशियली फिक्स्ड एट द बॉटम पॉइंट कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, डायग्राम ठीक है। अब ये जो बीड है, ये क्या करता है, इस रिंग के अलोंग मूव करता है और एक हाइट को गेन करता है। एक भी एंगल अगर गिवन होता, मजा आ जाता। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये एच की हाइट गेन करता है, लेट अस अज्यूम। तो ये जो हमारा बीड है वो पहले यहां पर था, और मान लो एच की हाइट गेन करने के बाद वो रेस्ट के ऊपर आ गया। तो यार एंगल शंगल दे दो यार, ठीक है। एंगल कैसे निकालूं? अगर इसकी स्प्रिंग की इनिशियल लेंथ 1.5 मीटर है, तो इसकी जो इनिशियल स्ट्रेचिंग है, देखो इसकी जो इनिशियल स्ट्रेचिंग है वो आ गई 4 मीटर, नेचुरल लेंथ इसकी 1.5 मीटर है, तो ये आया 2.5 मीटर। अगर कहीं से मुझे एंगल वैंगल होता ना तो ये पता लग जाता, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, कि कहीं से अगर एंगल शंगल अगर हमें पता लग जाए। बाद में जो इसकी स्ट्रेचिंग है, मान लो अगर मैं इसको, दिस आई नो इज 4 मीटर, सो दिस इज 4 minus h, this is 4 minus h। ये मुझे निकालना है। देखो वे ऑफ सॉल्विंग तो हमें पता है, बट एंगल नहीं गिवन है। मेरा क्या वो था ना, देखना मेरा ये था कि जितनी इनिशियल पोटेंशियल, जितनी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी उतनी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी।
अगर मैं इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी को निकालूं तो बीड की वजह से कुछ है नहीं, स्प्रिंग की वजह से आ गई हाफ के 2.5 का स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेचिंग 2.5 की है। ये पूरा का पूरा 4 मीटर आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रिंग है उसका रेडियस 2 मीटर है, लेकिन इसकी ओरिजिनल लेंथ 1.5 मीटर है, इसका मतलब ये स्ट्रेच 2.5 मीटर से ही हुई है, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आ गई इतनी। अब अगर मैं फाइनल मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं तो हमारा m मास h की हाइट से राइज करता है, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। और जो मेरे पास स्प्रिंग है, इसकी भी कुछ स्ट्रेचिंग हुई होगी, तो ये मेरे पास आ गया हाफ के, जो फाइनल स्ट्रेचिंग हुई है उसका स्क्वायर। बट आई डू नॉट हैव द एंगल्स। मैं इस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च कर रही हूँ, हर एक में एंगल है। देखना k की वैल्यू कितने गिवन है, k की वैल्यू है गिवन है 100, k की वैल्यू कितने गिवन है 100, तो ये मेरे पास आ गया हाफ के 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ के xf का स्क्वायर। आई हैव 2 वेरिएबल्स, आई नीड 1 मोर इक्वेशन। ये मेरे पास आ गया 50 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, मास है 0.5, mg हो गया 5h प्लस 50 xf का स्क्वायर, ये है। आई हैव 2 वेरिएबल्स, so I need 1 more equation. I'm not able to figure out how do I find that. How do I find that without the angle? How can I find that without the angle? Hanji, any inputs? If we take the spring at 0 stretching, क्यों? Why will we do that? मैंने देख लिया इसका solution. The solution does not make any sense. Just because वो लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं, तुम समझ रहे हो, हमेशा अपने कंसेप्ट को ऊपर रखो और कहां पर क्या लिखा हुआ है उसको नीचे। मैम एंगल के लिए ट्राइंगल तो कंसिडर कर लिया बाबू, ये देखो, ये मैं वही लास्ट वाली स्लाइड पे भी बना रही थी, ये तो ट्राइंगल मैंने कंसिडर कर लिया। अगर मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाती है तो बात ही खत्म है, क्योंकि ये लेंथ आ जाएगी मेरे पास, इसकी ओरिजिनल कितनी लेंथ थी प्लस इसमें फाइनल स्ट्रेचिंग कितनी है। अगर फाइनल स्ट्रेचिंग आ गया फिर तो हमारा आंसर ही आ गया। इट इज अबाउट ये एल लेंथ निकालूं कैसे, बिकॉज दिस इज L. L can be written as equal to 1.5 plus final stretching. ये मेरे पास आ गया 2 minus h, ये मेरे पास आ गया 2 minus h. There is no angle. If we had an angle ना, मैं तुम्हें यही तो बोलती, अगर हमारे पास एंगल होता तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाती। मान लो अगर ये 30 डिग्री होता तो मैं यहाँ पर cos of 30 डिग्री लिख सकती थी, base by this is 4 minus h, not 2 minus h, 4 minus h. तो अगर ये हमारे पास एंगल होता तो मैं लिख देती ना cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, और हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाती, 2 इक्वेशन आ जाती तो दिक्कत ही नहीं थी। इक्वेशन ही एक बन रही है अपने पास। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, मैं देख लेती हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो, हाँ ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो, क्योंकि एक इक्वेशन तो हम लोगों ने निकाल ली। सोल्यूशन डज नॉट मेक एनी सेंस, डू नॉट गो विद द सोल्यूशन। कुछ भी लिखा हुआ है वहां पे, क्वेश्चन के विद रिस्पेक्ट टू ये डायग्राम बन रहा है और इस डायग्राम के विद रिस्पेक्ट टू ऐसे सॉल्व होगा। इसको कल बताते हैं, कल नहीं नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। नेक्स्ट क्लास जो हमारी एडवांस क्वेश्चन के ऊपर क्लास होगी मंडे को, वर्क एनर्जी पावर के ऊपर। अभी के लिए इतना रखते हैं, हमारे पास एक और क्लास है एडवांस क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। अब हम लोग मिलेंगे 5 बजे, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे दोबारा से 5 बजे, और 5 बजे हम लोग फ्रिक्शन को कंप्लीट करेंगे। हाँ, ब्रेन हैंग भी हो सकता है, सही बात है, ऐसा भी हो सकता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी, करवा दूंगी मैं ये, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड बाय।